आज हम पीडियाट्रिक के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। एक, इम्यूनाइजेशन के बाद कॉमनली ऐसा देखा गया है कि फीवर आता है, उस फीवर के लिए हमें क्या करना है, पैरासीटामॉल देना है नहीं देना है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी टीथ इरेप्शन होता है तो उसके साथ डायरिया एसोसिएटेड होता है, उस डायरिया में हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे कि इम्यूनाइजेशन के बाद फीवर होता है तो क्या करना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग पीसीएम एंटीपायरेटिक दे देते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्यों होता है फीवर। जैसे कोई वैक्सीन, अंदर वैक्सीन क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिन होता है, वो जाके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलेंगे और वो एंटीबॉडी फार्मेशन को स्टिमुलेट करेंगे। अगर हमने पैरासीटामॉल दे दिया, पीसीएम दे दिया, तो हम याद करते हैं पीसीएम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पीसीएम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ही कम कर देता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ही कम कर देगा तो क्या एंटीबॉडी उतना इफेक्टिव बनेगी? नहीं बनेगी। तो कायदे से कभी भी पहले 6 से 12 घंटे तो फीवर आने पर पैरासीटामॉल नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओबियसली वैक्सीन एसोसिएटेड जो फीवर होता है वो बहुत माइल्ड ग्रेड का होता है, माइल्ड टू मॉडरेट, बहुत हाई ग्रेड का नहीं होता। अगर बाय द वे हाई ग्रेड का फीवर है तो हमारे पास और ऑप्शन है, हम हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं। एक नॉर्मल टैप वाटर से रनिंग हैंड में पूरी बॉडी की कपड़े से पोछाई कर सकते हैं। इसके साथ क्या है, क्या ये जो हम हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं, क्या ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? नहीं करता है। तो हमारा जो एंटीबॉडी फार्मेशन है वैक्सीन द्वारा इंड्यूस, वो भी होता रहेगा और बच्चे को फीवर भी नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका ये है, अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है तो हो सकता है वो वैक्सीन के कारण नहीं, उसको वैक्सीन के साथ और भी इन्फेक्शन या और चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें उसके लिए इवेल्युएट करना है, उसके लिए पीसीएम भी देना है, उसके लिए ट्रीट भी करना है। यूजुअली पैरासीटामॉल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम रूटीनली देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक्स और बहुत ज़्यादा सीएससी पीएससी पे कॉमनली वैक्सीन के साथ ही पैरासीटामॉल का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, जो कि गलत प्रैक्टिस है, उसको हमें अवॉइड करना है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, जब बच्चे का 6 से 8 महीने के बीच में जो प्राइमरी टीथ इरेप्शन होता है तो उस दौरान देखा गया है डायरिया बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होता है। उस डायरिया का होता क्यों है और उसका क्या करना है? होता क्या है, जब टीथ इरेप्शन होता है तो जो मसूड़े होते, गम होते, वहाँ पर इन्फ्लेम्ड होता है। इन्फ्लेम्ड होगा तो उसके आसपास जितनी भी तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड हैं आसपास होंगे, जिसके कारण उस सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। और चूँकि इन्फ्लामेशन होता है गम में, तो जो चाइल्ड होता है वो फ्लूइड इंटेक को रिलेटिवली बढ़ा देता है। सिक्रीशन ज़्यादा हो रहे हैं, फूड इंटेक्ट बढ़ रहे हैं। जब भी कहीं इन्फ्लामेशन होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स होगा या इन्फ्लामेशन होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेंगे। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सलाइवा के साथ नीचे जाते हैं और जाने के बाद ये जीआईटी मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो एक तो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन बढ़ रहा है, बच्चा फ्लूइड इंटेक कर रहा है ज़्यादा। दूसरी चीज़, चूँकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जीआईटी मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण डायरिया एसोसिएटेड होता है। ये डायरिया हालांकि बहुत ही माइल्ड ग्रेड का होता है, यूजुअली डिहाइड्रेशन नहीं कराता है, लेकिन सम डिहाइड्रेशन या सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं कराता है। अब कॉमन बात आती है कि इसको ट्रीटमेंट करें। यूजुअली बहुत सारे लोग पीडियाट्रिक्स और या हम लोग बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इसके साथ जिंक, ओआरएस और एंटीबायोटिक दे देते हैं। वैसे भी एंटीबायोटिक तो डायरिया में यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 80% जो डायरिया होता है, चाइल्डहुड डायरिया होता है, वो रोटा वायरस एसोसिएटेड होता है, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो डायरिया के 4 ही ऐसे कंडीशन हैं। डायरिया को हम हिंदी में बोलते हैं, या उसके साथ एक डिसेंट्री होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कब्ज। तो हम कब्ज से याद कर सकते हैं उसका वो, या हम ABC याद कर सकते हैं। ए से किसी को अगर अमेबिक डिसेंट्री है तो डायरिया देना है। बी से अगर बैसिलरी यानी बैक्टीरियल डिसेंट्री है तो एंटीबायोटिक देना है।
सी से यानी कालरा, कालरा के कारण डायरिया है। कालरा एक बैक्टीरिया है, वीडियो कॉलरी के कारण होता है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक देना है। जी से जियारडिएसिस, जियारडिएसिस एक प्रोटोजोआ है, उसमें भी हमें मेट्रोनिडाजोल काम करती है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक। तो 4 ही कंडीशन है जहाँ पे हमें एंटीबायोटिक डायरिया में देना है। ORS चूँकि डिहाइड्रेशन के लिए देता है, तो ORS किसी भी डायरिया में ORS देना होता है। तीसरी बात आई जिंक, क्योंकि जिंक का इसके लिए मैकेनिज्म एक्शन समझते हैं। जिंक क्या करता है, जो जीआई की इपिथेलियम होता है उसके रीइपिथेलाइजेशन या इपिथेलियल ग्रोथ को कराता है। तो चूँकि बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, वो जो जीआईटी की इपिथेलियम हो उसको डैमेज करता है, इसलिए जिंक उसमें दिया जाता है ताकि उसकी इपिथेलियम ग्रोथ अच्छा करे और डायरिया को जो सिक्रीशन ज़्यादा हो रहे हैं वो सारी चीज़ों को वो कम करे। अब बात आती है क्या इस जो टीथ इरप्शन के दौरान डायरिया हुआ तो उसमें क्या देना चाहिए। एंटीबायोटिक चूँकि नॉन इन्फेक्शियस डायरिया है, सिक्रीशन ज़्यादा हो रहे हैं उसके कारण है, तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ओवरऑल वैसे भी एंटीबायोटिक अवॉइड करते हैं। दूसरी बात है क्या इसमें जिंक का रोल है, जिंक का रोल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जीआई इपिथेलियम को डैमेज नहीं किया है बैक्टीरिया वायरस ने। ये तो प्रॉब्लम एक्सेसिव फ्लूइड के कारण है या फिर सिक्रीशन जो सलाइवरी ग्लैंड से बढ़ गए हैं उसके कारण है और जीआई मोटिलिटी के लिए। अब तीसरी बात है कि क्या इसमें ORS का रोल है, क्योंकि ये डायरिया यूजली डिहाइड्रेशन के साथ नहीं हो सकता। इसका आंसर यस, क्योंकि हम नो डिहाइड्रेशन में भी जो लूज स्टूल है उसका रिप्लेसमेंट हम 10 ml पर kg से करते हैं। तो हमें ORS जितने बार भी वो लूज स्टूल कर रहा है ORS 10 ml पर kg से देना है। तो टीथ इरेप्शन के दौरान जो डायरिया होता है उसमें केवल और केवल हमको ORS देना है 10 ml पर kg। कुछ ही केसों में बच्चे सम डिहाइड्रेशन में भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टीथ इरेप्शन का पेन हो रहा है तो बच्चे फ्लूइड इंटेक कम भी कर देते हैं या नहीं लेते हैं, उस केस में डिहाइड्रेशन सम डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो वहाँ सम डिहाइड्रेशन के लाइन पे मैनेज करना पड़ सकता है। थैंक यू।